हमने सिलेबस पे यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं, अगर जो कल क्लास में नहीं थे तो यहाँ पर डेफिनेशन हमने परिभाषा की थी। अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं क्या थी, बेसिक से लेकर के एडवांस तक क्या क्या डेफिनेशन दी गई, क्या क्या परिभाषाएं दी गई, उन परिभाषाओं को बेसिक के साथ साथ एडवांस में हमने इसको कंप्लीट किया था। देखिएगा यहां पर जब हम कल बात कर रहे थे कि यहां पर उद्भव, इस वर्ड का उद्भव कहां से हुआ था, इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से आया था, और इससे रिलेटेड यहां पर एमसीक्यूज क्वेश्चन यहां पर बनने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ जब बात करें इसी टॉपिक के अंतर्गत आगे बात कर रहे हैं कि कैसे अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ, इस उद्भव के बारे में विभिन्न लोगों के योगदान क्या रहे हैं, कैसे इसकी उद्भव कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के माध्यम से कैसे कैपिटलिस्ट लोगों ने इसकी उद्भव किया, इसके फादर कौन रहे हैं, और फादर के बाद इसके मार्शल का इसमें क्या योगदान रहा है। तो ये विभिन्न अवधारणाओं से होते हुए कल हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया था, जहां पर डेफिनेशन कंप्लीट की थी। और डेफिनेशन के बाद जब आज बात करते हैं आज के टॉपिक के अंतर्गत, देखिएगा हाँ क्लास डेली रहेगी, आज लिंक प्राइवेट हो गई थी, हो नहीं पाई थी, लिंक दिखा नहीं पाए थे और लिंक चालू हो गई, ठीक है, थोड़ा देर से लिंक अपडेट हो पाई, क्लास डेली रहेगी, अभी तो यही टाइम रहेगा, जैसा भी होगा अपडेट कर देंगे इसको। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए आगे चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं कल से आगे, जैसा कि कल तक हमने पढ़ा था। अब आज की बात करें, जैसा कि सिलेबस में मेंशन है कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन यहां पर बनने की संभावना है। तो जब क्षेत्र की बात करें तो यहां पर 3 कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बात की गई है। तो कहा गया कि इसमें क्या इसकी सामग्री क्या है, विषय सामग्री क्या है, किसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात, इसमें विषय सामग्री के बारे में जब क्षेत्र के बारे में बात की तो 3 बातों को डिस्कस किया जाएगा। पहला, इसका विषय सामग्री क्या है, दूसरी, यह आर्ट है या साइंस, आर्ट या साइंस से किसके अंतर्गत रखा जाए, इसके बारे में क्या विभिन्न विचार हैं, क्या यह विषय आर्ट का है या साइंस का है, इसके बारे में प्रश्न होंगे। साथ ही साथ यहां पर क्वेश्चन एक और बनता है कि क्या यह एक्चुअल साइंस है या आइडियोलॉजिकल साइंस है या आदर्श विज्ञान या वास्तविक विज्ञान, इनमें से किसके कैटेगराइजेशन के अंतर्गत इसे रखा जाए। तो सबसे पहली बात, जब इसके क्षेत्र के अंतर्गत बात की जाए कि विषय सामग्री क्या है, किसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, तो सामान्यतः जब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं, इकोनॉमिकल प्रोसेस के बारे में अध्ययन करेगा। और इसी के साथ इसकी पहला जो कॉन्सेप्ट है जी, ठीक है, बढ़िया है संदीप जी, बढ़िया है, ठीक है, शुभम जी बढ़िया है, थैंक यू। देखिएगा अब जब बात करते हैं 3 कॉन्सेप्ट्स हैं यहां। पहली बात यहां पर देखा जाएगा कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है। दूसरा, अर्थशास्त्र आर्ट है या साइंस है। और तीसरी बात, अगर साइंस है तो साइंस के टाइप के अंतर्गत ये वास्तविक साइंस है या आदर्श साइंस है, इसके अंतर्गत इस क्षेत्र के बारे में अध्ययन करना है। तो देखिएगा जहां पर यहां एमसीक्यूज बनने की बात है, जब ऑब्जेक्टिव बनने की बात है, तो सबसे पहले जब बात की जाए कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र की बात की जा रही है, तो अर्थशास्त्र का जब क्षेत्र एरिया देखा जा रहा है, इकोनॉमिक्स का एरिया की बात की गई है, तो एरिया की जब बात की जाए तो सामान्यतः कहा गया कि यह आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने से संबंधित है, इकोनॉमिकल प्रोसेस से रिलेटेड है। और विभिन्न जो अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने आर्थिक प्रोसेस को सामान्यतः 5 भागों में बांटा है, परंतु वर्तमान की अगर बात की जाए तो लगातार राज्य के कार्य और सरकार के कार्यों में वृद्धि होने से ये इकोनॉमिकल प्रोसेस बहुत ज्यादा हो गई हैं। पर सामान्यतः क्षेत्र के अंतर्गत जब क्षेत्र के अंतर्गत बात करें तो सामान्यतः 5 विषय वस्तु हैं जिसके बारे में अध्ययन करने की बात की गई है। तो देखिएगा ये 5 विषय वस्तु क्या हैं जिनके बारे में अध्ययन करने की बात की गई है। तो सबसे पहला है यहां पर प्रोडक्शन, उत्पादन की, और दूसरा है कंजम्पशन, उपभोग, तीसरा है विनिमय, चौथा है वितरण, और 5वें रेवेन्यू या राजस्व की बात की गई। तो इन 5 चीजों के बारे में जो विषय वस्तु है, इसकी विषय वस्तु के अंतर्गत कहा गया किन आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, तो ये 5 आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और इसी को अर्थशास्त्र की विषय वस्तु मानते हुए इसे कंप्लीट किया गया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे,
डेमो रहेंगे, ठीक है सर, ठीक है सर कमेंट कर रहे हैं तो आप देखते जाइए। अब देखिएगा विषय वस्तु की जब बात की जा रही थी तो विषय वस्तु में पहले विषय वस्तु की बात की जाए कि किसके बारे में अध्ययन करने की बात की गई है, अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, किसके बारे में अध्ययन करेगा। तो सबसे पहले बात की जाए कि उत्पादन के बारे में, उत्पादन के बारे में अध्ययन किया जाएगा। प्रोडक्शन की बात की जाए तो प्रोडक्शन के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अब जब बेसिक्स की बात की जाए कि आखिर ये प्रोडक्शन होता क्या है, किसे प्रोडक्शन कहा जाएगा, उत्पादन क्या है, तो जब प्रोडक्शन या उत्पादन की बात की जाए तो देखिएगा एक एक करके इन 5 जो तत्व हैं, बेसिक तत्व जो दिए गए हैं, इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब विभिन्न आर्थिक क्रियाएं जो हैं, जो विभिन्न आर्थिक क्रियाएं दी गई हैं, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम प्रोडक्शन या उत्पादन की बात करते हैं। तो मानिए कोई भी वस्तु आप बनाते हैं, किसी फैक्ट्री में किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं, कोई किसान गेहूं का उत्पादन करता है, धान का उत्पादन करता है, तो कुछ भी बनाना या मैन्युफैक्चर करना या कहा जाए क्रिएशन ऑफ समथिंग, कुछ भी बनाना उत्पादन कहलाएगा। किसी चीज को बनाना या इसका मैन्युफैक्चर करना कहा गया, इसे उत्पादन कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में कि अगर रॉ मटेरियल्स की हेल्प से, कच्चे माल की सहायता से इसे मशीन और श्रम का यूज करके, लेबर का यूज करके एक किसी प्रोडक्ट के रूप में, एक किसी उत्पाद के रूप में परिवर्तित कर लिया जाए, तो कहा गया कि यह प्रोसेस जिसके अंतर्गत किसी कच्चे माल को श्रम और मशीन के सहायता से एक उत्पाद के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाता है, तो यह कंप्लीट पूरी प्रोसेस उत्पादन कहलाएगा। जैसे किसी बिस्किट को बनाने की बात की जाए तो रॉ मटेरियल्स के रूप में कहा गया कि रॉ मटेरियल्स कच्चे माल के रूप में आटे वगैरह को लेकर के और साथ में इसे मशीन में डाल करके और मानव की सहायता से, मानव के श्रम की सहायता से एक उत्पाद यानी बिस्किट के रूप में बदल दिया जाएगा, तो ये कंप्लीट प्रोसेस उत्पादन कहलाएगी। ये कंप्लीट प्रोसेस उत्पादन के रूप में जानी जाएगी। जैसे कि बताया जाए कि किसी फैक्ट्री की बात की जाए तो ये सामान जो बनाने की बात की गई है, ये कच्चा माल लेकर के मशीन और इस मानव की श्रम की सहायता से इसे एक प्रोडक्ट के रूप में बदला जा रहा है। या कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कृषि क्षेत्र में कच्चा माल और भूमि और मशीन और लेबर का यूज करके उत्पादन, कृषिगत का उत्पादन, कृषि या गेहूं, धान, चावल किसी का उत्पादन करना, संपूर्ण जो प्रोसेस है वह उत्पादन के रूप में जानी जाएगी। तो कहा जाए कच्चे माल को मशीन या श्रम की सहायता से एक प्रोडक्ट प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसे ही प्रोडक्शन कहा जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग भाई। सर वर्ग 1 का ऑनलाइन फॉर्म कब से डलना है? सर जी परचेज कितने में होगा? सर जी पेड कोर्स में पीडीएफ लाइव क्लास नहीं दिख रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ पूरा कोर्स कराया जाएगा। देखिएगा आगे, देखिएगा अगला, देखिएगा यहां पर जब बात की जा रही है अगले प्रोसेस की, 5 बेसिक जो तत्व थे उनमें 5 तत्वों में से दूसरे तत्व की बात की जा रही है, उपभोग। कहा गया कि जो कुछ भी उत्पादन किया गया, प्रोडक्शन किया गया, जैसे बिस्किट का प्रोडक्शन किया गया, गेहूं का आपने प्रोडक्शन किया गया, और इन दोनों को आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, कहा गया कि इस बिस्किट और गेहूं को आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर यूज कर रहे हैं, तो कहा गया कि चूंकि संसाधनों का, आप रिसोर्सेस का, जो रिसोर्सेस हैं उनका यूज करें अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। पहली प्रोसेस में जो आपने उत्पादन किया, पेन उत्पादन किया, बिस्किट उत्पादन किया, गेहूं का उत्पादन किया, तो इसे आपने उत्पादन इसलिए किया क्योंकि आपकी जरूरत है, और अगर आप जरूरत को पूरा करते हैं तो यह जरूरत को पूरा करने की जो प्रक्रिया है इसे ही कंजम्पशन या उपभोग कहा जाता है। तो किसी उत्पाद को यूज करना जिससे कि आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो,
इसे ही उपभोग या कंजम्पशन कहा जाए। अगली प्रोसेस की जब बात की जाए तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत जो तत्व है, विषय वस्तु है, इसके अंतर्गत जब बात की जा रही है कि इसके अंतर्गत एक्सचेंज की बात की गई या विनिमय, तो सामान्यतः देखा जाए कि हर एक व्यक्ति को अपनी नीड रहती है। कोई एक व्यक्ति पेन बना रहा है, कोई एक व्यक्ति गेहूं का उत्पादन कर रहा है, कोई एक व्यक्ति आइसक्रीम का प्रोडक्शन कर रहा है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीजों में, गतिविधियों में संलग्न है। हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वह अपनी सारी जरूरतों को खुद ही पूरा कर ले। जैसे इस व्यक्ति की बात करी जाए तो यह, इसे टमाटर चाहिए तो यह दूसरे व्यक्ति से लेन देन करने का कार्य कर रहा है, एक्सचेंज करने का काम कर रहा है। एक वस्तु दे रहा है और दूसरा वस्तु उससे ले रहा है, और यही लेन देन की, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लेन देन की जो प्रक्रिया है, इसे ही एक्सचेंज कहा जाएगा। प्राचीन समय में कहा जाए, जब कहा गया मुद्रा नहीं, मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तो मुद्रा का जब प्रचलन नहीं था, ऐसे समय में कहा गया कि वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था और वस्तु विनिमय प्रणाली संचालित थी, जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। जबकि वर्तमान में जब से मुद्रा का प्रचलन हो गया, तो यहां पर करेंसी एक्सचेंज सिस्टम के अंतर्गत वस्तु के बदले में कहा गया करेंसी दे करके और अपनी जरूरतों को फुलफिल किया जा रहा है। तो प्राचीन समय में वस्तु विनिमय प्रणाली थी और वर्तमान में कहा गया कि वर्तमान में यह कहा गया कि करेंसी एक्सचेंज सिस्टम है, मुद्रा विनिमय प्रणाली का इसने स्थान ले लिया है। तो देखिएगा, जब विनिमय के अंतर्गत बात करें तो टेक एंड गिव की बात की गई कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए टेक एंड गिव की प्रोसेस अपनाई जाएगी। अगली बात जब करते हैं तो वितरण की, जहां की सिलेबस में दिया गया है, वितरण के सिद्धांतों की बात की गई, वितरण की प्रक्रिया कैसे अपनाई जाएगी, वितरण के प्रकार क्या हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत वहां पर वितरण की बेसिक डिफिनेशन के अंतर्गत जब बात की जाए कि एक स्कैरिटी, कहा गया कि संसाधन जो थे वो दुर्लभ थे। जैसा कि कल हमने स्टडी किया कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ रिसोर्सेस की बात की जाए, रिसोर्सेस या संसाधनों की बात की जाए, तो धीरे धीरे संसाधन कम होने लगे, पॉपुलेशन बढ़ने लगी और संसाधन कम होने लगे। और ऐसे में जो स्टेट, राज्य या सरकार बना, उसके समक्ष एक समस्या आ गई कि इन सीमित संसाधनों को संपूर्ण जनता के मध्य कैसे वितरित किया जाए। और अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत अध्ययन यही करना है कि जो सीमित संसाधन है, दुर्लभ संसाधन है, उन दुर्लभ संसाधनों को कैसे सबके बीच में वितरित कर दिया जाए, यही इसके अध्ययन की विषय वस्तु की प्रमुख विषय है। जब कैसे वितरित किया जाए, क्या वितरित किया जाए, कितना वितरित किया जाए, किसे रिक्वायरमेंट है, तो कहा गया इसके लिए ही कहा गया कि स्टेट को डिसाइड करना पड़ता है कि किसे नीड है, किसे जरूरत है। तो जो भी संसाधन उपलब्ध हैं सरकार के पास, उसे लोगों के बीच में बांटना या कुछ लोगों के मध्य इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट करना, जिससे कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय हो सके। और अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता यही महसूस की गई थी जहां पर यह देखा गया कि दुर्लभ संसाधन है और दुर्लभ संसाधनों का वितरण किस प्रकार से हो जाए। तो यहां पर जब आवश्यकता देखी गई तो इसी की अध्ययन का प्रमुख बिंदु जो है वह वितरण है, कि वितरण कैसे संभव हो पाए, जिसके माध्यम से ये जो वंचित लोग हैं, इन वंचित लोगों की जरूरतों को भी पूरी तरह से फुलफिल किया जाए। वर्तमान के संदर्भ में कहा जाए कि वितरण का जो दायरा है वह बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और यह केवल सीमित ही ना होकर के राज्य की अवधारणा के अंतर्गत, जैसे लोक सेवा केंद्र जैसी योजनाओं के, विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से, प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारी चीजों का वितरण करके सारे लोगों को खुश करने का और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तो अगली, जब इसी कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट है राजस्व। अध्ययन की विषय वस्तु जो है वो राजस्व या रेवेन्यू की बात की जाए तो इस टॉपिक के अंतर्गत सामान्यतः बजट की बात की जाए, बजट टॉपिक की, कि सरकार इसके अंतर्गत कोशिश करती है कि कितनी आय होगी सरकार की और कितना व्यय होगा। तो इस बजट टॉपिक को हम आगे, जब बजट टॉपिक के अंतर्गत लोक वित्त के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, तो यहां पर सरकार की आय व्यय का ब्यौरा रहता है,
जहां पर सारे कितने खर्च होंगे, कितनी इनकम होंगी, इनके बारे में ब्यौरा दिया जाता है। यहां पर भी एमसीक्यूज बनने की संभावना है। तो देखिएगा ये 5 तत्व हैं जिसमें उत्पादन, प्रोडक्शन की बात की गई, उपभोग, विनिमय, एक्सचेंज, वितरण और राजस्व। ये 5 पॉइंट हैं जो इसके अध्ययन की विषय वस्तु है, जिनके बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस की गई। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इन 5 विषयों को माना जो अर्थशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत जिनके अध्ययन की आवश्यकता महसूस की गई। और इन 5 के अंतर्गत जो क्षेत्र की बात की जाए उसके व्यापक स्टडी के अंतर्गत इसको आगे देखते हैं। तो देखिएगा तब तक यहां पर इन 5 चीजों को नोट डाउन करिए, नोट डाउन करते रहिए, कॉपियां अपनी बनाते रहिएगा। तब तक मैं कमेंट्स देख लेता हूं, कुछ डाउट हो तो। सर इकोनॉमिक्स की ऑफलाइन बैच है कि नहीं है? सर इकोनॉमिक्स की ऑफलाइन बैच है। फिजिक्स की क्लासेस कब है? वो फोन नंबर पे कॉल कर लीजिए। फिजिक्स में पेमेंट के द्वारा। सर ये क्लास डेली होगी। डिस्ट्रीब्यूशन शेयर समथिंग अलोंग अनदर, ठीक है। फिजिक्स इस नंबर पे कॉल कर लीजिए राजेंद्र जी, ये नंबर दिया होगा 9685 करके, इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, आपको क्वेरी वहां पर मिल जाएगी फिजिक्स की क्लास के लिए। देखिएगा आगे चलते हैं।